सर इधर थोड़ा नेटवर्क का। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पाल सर, खेड़नगर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल नंबर 1। बच्चों, आज हम लोग साइंस 2 में चैप्टर नंबर 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव, जो कि चैप्टर का नाम है। उपयुक्त का मतलब होता है बच्चों यूजफुल, और उपद्रवी का मतलब होता है बच्चों हार्मफुल। हार्मफुल यानी नुकसानदेह, और उपयुक्त का मतलब उपयोगी, फायदेमंद। तो इसी चीज को बच्चों अगर इंग्लिश में समझें तो यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, ये चैप्टर का नाम है। अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बच्चों उपयुक्त सूक्ष्मजीव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पता है पिछले 6 महीने से आप घर के अंदर बैठे हो। आप और हम सभी लोग घर के अंदर बैठे हैं। फोन देना पूरा और फोन का कहाँ से लाऊं दवाई में जल्दी बता ले जाते याद लेकिन मेरे भाई कौन सा मत ले जाओ पर पीना है वहां मत। हेलो सर, आप सबको एवरीवन म्यूट कर दीजिए। हाँ बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार फिर से एक बार। आज हम अपने इस चैप्टर के अंतर्गत उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने से आप और हम लगभग सभी लोग घर के अंदर ही बैठे हैं। एक बीमारी जिसकी वजह से जिसने सबको परेशान कर रखा है, नाम है उसका कोविड-19। कोविड का अगर बच्चों फुल फॉर्म आप देखेंगे तो CO अर्थात कोरोना, VI यानी वायरस, और D फॉर हो गया डिसीज। अब चूंकि ये 19 में बीमारी आई है इसलिए इसको 19 नाम दिया गया है, कोविड-19। इसकी वजह से सभी लोग घर के अंदर बैठे हैं। तो जो बीमारी बच्चों से हम प्रिकॉशंस भी रखना है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या है कि सबसे पहली चीज़ ये बच्चों कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, फिर उसी में आपको हमेशा जब घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा करके निकलना है। घर से बाहर हमेशा सदैव मास्क लगा करके निकलना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साबुन से हाथ धोना है। बच्चों, यह एक ऐसी बीमारी है, यह एक ऐसी बीमारी है जो हमको दिखाई नहीं देती है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यह भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम ही है, एक प्रकार का वायरस ही है। इसी को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो है उपयुक्त सूक्ष्मजीव। तो सूक्ष्मजीव के बारे में मैंने आपको कोविड-19 का एक एग्जाम्पल दिया, इससे हम सभी लोगों को सावधान रहना है। तो बच्चों, ये सूक्ष्मजीव जो है होता क्या है, सूक्ष्मजीव नग्न आँखों से, सूक्ष्मजीव ऐसी वायरसेस होते हैं जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न का मतलब होता है खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देने वाले, परंतु
सूक्ष्म जीव अर्थात नग्न आंखों से ना दिखाई देने परंतु अपने चारों ओर सर्व वाले जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख सकते हो, नग्न आंखों से ना दिखाई देने वाले परंतु अपने चारों ओर सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है बच्चों सब जगह रहने वाले सजीव को जीव कहते हैं। तो कोरोना जो है, जो वायरस है, ये भी दिखाई नहीं देता, हम इसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह है, फैलता है जो कि नुकसानदेह है। लेकिन अपने इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हैं उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये हवा के माध्यम से, हवा में भी पाया जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हवा में भी प्राप्त होता है ये। इसको आप पानी में भी सूक्ष्म जीव है बच्चों, है जिसको हम देखने, लेकिन वो सूक्ष्म पाया जाता है। आप अपनी अगली देख सकते हैं कि जमीन पर भी सूक्ष्म जीव की जो मात्रा है वो जमीन पर भी रहती है, बशर्ते कि हमको दिखाई नहीं देता, खुली आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन सब जगह ये पाया जाता है। बच्चों, एक सूक्ष्म जीव है, जैसे कि यहाँ पर आप बहुत सारे खाद्य पदार्थ देख रहे हो, खाद्य पदार्थों में भी सूक्ष्म जो है वो रहता है। इसीलिए आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जो भी सामान मार्केट से, दुकान से खरीद करके लेकर के आ रहे हैं, उसको एक बार निर्जंतुकीकरण कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कि जो भी कुछ कसर हो उसके अंदर की जो बैक्टीरिया है वो मर जाएं। इस तरह से आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो कि किस प्रकार से डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर कचड़े वगैरह हैं, बहुत से कचड़ों का ढेर है, बम्बा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना होती है। अगर बच्चों आप देखो अपने स्लाइड के अंतर्गत, तो यहाँ पर नाला है, नाले के अंदर गंदगी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, उसमें लोग कूड़ा कचरा करकर रहे हैं। तो समाज को मैसेज जाता है कि हमको इस तरह की गंदगी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये गंदगी से फैल जाती है और की वजह से जीवों का निर्माण हो सकता है। यही सूक्ष्म है, लेकिन प्राणियों के अंतर्गत आता है। प्राणियों के साथ साथ जो होते हैं, इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये सर्वत्र रहने वाले प्राणी हैं, जगह पर पाए जाते हैं। आपने अंतर्गत ये सारे स्लाइड के माध्यम से आपने देखा कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव की विशेषता क्या है उससे दृष्टि देखते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो आँख से तो दिखते नहीं है, खुली आँख से बिल्कुल नहीं दिखते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, आपकी स्लाइड में जो कि आपकी स्लाइड दे रहा है, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर माइक्रोस्कोप, इसी को हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से जो है हम जीव को करता है। एक सूक्ष्म जीव की बात हम लोग जो करने वाले हैं, सबसे पहले है
क्या है को बच्चों अगर इतना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हो कि ताजा छाछ की एक स्लाइड के ऊपर एक बूंद रखी गई है। ताजा छाछ की बूंद है जो है होता है दही के ऊपर या ताज के ऊपर या छाछ के ऊपर जो स्लाइड हम लोग लिए हैं उसके ऊपर ब्लू लिक्विड बूंद डालते हैं। जो है सूक्ष्मदर्शी पे यदि में देख सकते पर डाला गया है और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम देखेंगे तो उसमें लेंस लगे होते हैं बच्चों, उस लेंस के माध्यम से हम उसका बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, उसका बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन के बाद उसमें एडजस्टमेंट, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला जो है लेंस है, यहाँ पर ये दोनों लेंस हैं, एक 10x का है और एक का है। 10 मतलब कम से कम मिनिमम और 60x का जो है ये मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। इनका उपयोग करके उस छाछ के अंदर हमको क्या दिखाई दे उसका बहुत ही बारीकी से निरीक्षण, छाछ के अंदर क्या दिखाई दे रहा है बारीकी से निरीक्षण कर सकते हैं। बच्चों निरीक्षण जब किया गया तो उसमें हमको क्या दिखाई दिया, उसमें यह दिखाई देता है कि नीले रंग के, जैसे कि आप यहाँ पर आप स्लाइड देखते हो कि नीले रंग के तीली के जैसे सजीव, नीले रंग के तीली के जैसे सजीव जो हैं, यहाँ अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, नीले रंग के तीली के जैसे सजीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो सजीव आप देख रहे हो, जो जीवाणु हैं, इन्हीं को कहते हैं बच्चों लैक्टोबैसिलाई जीवाणु। ये जो हैं आयताकार होते हैं। ये जीवाणु आपने कहाँ पर देखा, स्लाइड के ऊपर जो हम लोगों ने छाछ निकाल करके रखा था उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा गया तो इस प्रकार की रचना प्राप्त हुई। यही है लैक्टोबैसिलाई जीवाणु, जिनका जो आकार होता है बच्चों ये आयताकार होता है। ये जीवाणु अनाक्सी जीवाणु होते हैं, ऑक्सी यानी बिना ऑक्सीजन के। ये अनॉक्सी जीवाणु हैं, जिसका मतलब होता है अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगी, ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवाणु ऊर्जा दे सकते हैं, ऊर्जा की निर्मित कर सकते हैं, उसी को कहते हैं अनॉक्सी, ऊर्जा की निर्मित कर सकते हैं। और ये जीवाणु होता है वो किसी तरह से भी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है, बल्कि ये फायदेमंद होता है। यही उपयोगी जीवाणु जो हैं दूध का दही में रूपांतरण करते हैं। यही जीवाणु जो हैं वो दूध का रूपांतरण दही में करते हैं। यहाँ पर देखोगे एक जगह एक गिलास में दूध लिया गया है और दूसरे गिलास में दही लिया गया है, तो दूध का दही में रूपांतरण किस प्रकार से होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। दूध से करते हैं, दूध के अंदर जामन मिलाते हैं। अब ये जामन क्या होता है, या तो छाछ हो सकता है या थोड़ा सा दही हो सकता है, या खट्टा पदार्थ हो सकता है। दूध में जामन मिलाते हैं और बच्चों जामन के अंदर लैक्टोबैसिलाई
जीवाणु पाया जाता है वही दूध का दही के घटक में रूपांतरित करता है। दूध जो होता है बच्चों, आपको मालूम है कि उसमें लैक्टोज शर्करा पाया जाता है जो कि मीठा होता है। उसी लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण जो है, ये जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु हैं लैक्टिक अम्ल में कर देते हैं। लैक्टिक अम्ल मतलब कि, और वो लैक्टिक अम्ल जो होता है बच्चों, उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। मतलब ये कि लैक्टोबैसिलाई की वजह से दूध के अंदर जो शर्करा पदार्थ पाया जाता है लैक्टोज, उसका रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में कर देते हैं और इसी की वजह से किण्वन की प्रक्रिया होती है। मतलब दूध में जामन आपने शाम को मिलाया और सुबह देखोगे तो जो दूध रहता है वो पूरी तरह से जम करके वो दही बन जाता है। मतलब दूध का रूपांतरण दही के अंतर्गत हो गया है, वो लैक्टिक अम्ल और रात भर उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, मतलब वो जमता है, प्रोसेस होता है। तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी बच्चे जनरल नॉलेज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि दही के अंतर्गत कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको इसको रिमार्क कर लेना है कि दही या छाछ के अंतर्गत लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बच्चों दूध से और भी बहुत सारी चीजें जो है, ये यहाँ पर आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हो कि आजकल मार्केट में बच्चों प्रोबायोटिक दही आया हुआ है। प्रोबायोटिक दही जो होता है उसके अंतर्गत भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का उपयोग करके बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए जितनी ये सब पैकिंग में है, नेस्ले का है, ये सब पूरे चित्र को आप देख सकते हो। तो प्रोबायोटिक का क्या अर्थ होता है पहले आप समझ लो कि लैक्टोबैसिलाई जैसे उपयुक्त जीवाणु का उपयोग करके बनाया गया जो खाद्य पदार्थ है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सब जो होते हैं इनको हम कह सकते हैं प्रोबायोटिक पदार्थ। आजकल प्रोबायोटिक दही से बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ऐसे आम शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। लैक्टोज का उपयोग करके जो भी पदार्थ बनाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, बल्कि फायदेमंद होते हैं, स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। तो जब भी हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो अगर हमारे आहार नलिका के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम जैसे घातक जीवाणु कभी कभी जब चले जाते हैं तो लैक्टोबैसिलाई जो जीवाणु होता है वो जो घातक, देखिए बच्चों ये देख सकते हैं आप क्लॉस्ट्रीडियम, अगर हमारी आहार नलिका के अंतर्गत ये क्लॉस्ट्रीडियम नामक विषैला जीवाणु पाया जाता है अगर, तो जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु इसका काम कर देता है, वो समाप्त कर देता है। क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में आपको बता दूं, यह जीवाणु विषैले पदार्थों की निर्मित करता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या करता है, विषैले पदार्थों की निर्मित करके फूड पॉइजन कर सकता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकता है, फूड पॉइजन कर सकता है। इसीलिए जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु है ये इसका खात्मा कर देता है, मतलब इसको मार देता है। तो बच्चों ये नुकसानदेह है। लैक्टोबैसिलाई फायदेमंद है, लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु है ये कैसा जीवाणु है बच्चों, ये नुकसानदेह जीवाणु है। बच्चों यहाँ पर आप एक आकृति देख रहे होंगे कि आकृति अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके पेट में ना मरोड़ उठ रहा है, उसके पेट में मरोड़ आ रहा है। तो अगर मतलब उसको अपच हो गया है, मतलब खाना उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो अपच होने पर या पेट खराब होने पर
डॉक्टर जो है देखो हमको दही या छाछ, देखो बच्चों ये दही है या फिर ये छाछ है, दही या छाछ पीने की सलाह हमको देते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अपचन होने पर या पेट खराब होने पर डॉक्टर दही या छाछ पीने की सलाह क्यों देते हैं। तो इसकी वजह यह है बच्चों की दूध जो हो तो भारी होता है और दही या छाछ या मट्ठा ये भोजन को पचने में सहायता करता है, भोजन को आसानी से पचा सकता है और ये हल्का होता है दूध की तुलना में, तो भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और इसकी वजह से पेट में हमारे जो अपच हो रही है या पेट जो खराब हो रहा है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो हैं वो दही या छाछ पीने की सलाह देते हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं का उपयोग जो है बच्चों आपने कई तरीके से देखा कि उसका जो उपयोग है सब्जियों के अचार और मुरब्बे वगैरह बनाने में भी किया जाता है, वाइन मदिरा बनाने में किया जाता है, शराब बनाने के लिए भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का उपयोग करते हैं, डबल रोटी बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। हमारे पाचन संस्थान में डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी कभी जो खराबी आ जाती है उसके लिए भी ये जीवाणु जो है उपयोगी सिद्ध होता है। केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, नान खटाई में, बेकरी के उत्पादन में भी ये जीवाणु बहुत ही फायदेमंद है और इसके दूध का पाउडर भी बनाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलाई एक जीवाणु है। अब बच्चों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, राइजोबियम। यह जीवाणु जो है मटर, देखिए जड़ों के अंतर्गत ये आप देख रहे हो, तो ये जो गांठ देख रहे हो, गांठ, ये सब राइजोबियम नामक जीवाणु है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है ये जड़ों की गांठों के पाया जाता है। मटर, सोयाबीन, सेम या अन्य जो दालें हैं, मटर, सोयाबीन या अन्य प्रकार की जो दालें हैं उसके अंतर्गत राइजोबियम नामक जीवाणु जो है पाया जाता है। जैसे और उसको अगर देखना होता है तो क्या करते हैं, ये जीवाणु मटर, सोयाबीन, सेम या फिर चना, मूंग, मसूर, तुअर दाल जैसी बहुत सारी दालें हो सकती हैं, उनकी जड़ों के अंदर पाया है। ये है कि एक वनस्पति लिए हैं और उस वनस्पति को पहले निर्जंतुकीकरण किए हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल उसको डाल दिया गया है, उससे फिर उसको धोया गया है, धोने के बाद उसको वॉश किया गया है। वॉश करने के उपरांत उसको जो है एक जार में रख दिया गया है, थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए सेफ्रोनिन के द्रव में उसको रख दिया गया कि पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए और बाद में उसकी जो जड़ है उसको चाकू की सहायता से काटने के बाद उसको वापिस से स्लाइड पर रखा गया है। तो धोने के उपरांत वापिस उसको स्लाइड पर रख के इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद जो चीज हमको आगे दिखाई दे रहा है बच्चों, निरीक्षण करने के उपरांत ये जो है राइजोबियम नामक जीवाणु है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हो कि यह जीवाणु जो है, कोई भी वनस्पति रहने दो, चाहे मटर, सोयाबीन, सेम या जितने भी प्रकार की दालें हैं, ये सब की जड़ों में पाया जाता है। इसको देखने के लिए अभी आपको जो प्रोसीजर बताया गया कि कैसे उसको धोना है, स्लाइड पर रखना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है, तो उस प्रकार राइजोबियम नामक जो जीवाणु है उसको हम लोग देख सकते हैं। ये ज्यादातर वनस्पतियों की जड़ों के गांठों के अंदर पाया जाता है। बच्चों यहाँ पर आप लोग अलग अलग प्रकार की दाल देख सकते हो, चना है, राजमा है, मसूर, तुअर दाल और अरहर। तो ये सारी वनस्पतियों की जड़ों में जो है ये राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर ये पहली वनस्पति आप देख रहे हो वटाना की है,
उसके बाद जो है ये सेमी है और ये सोयाबीन है। इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो इनकी जड़ों के अंदर या अन्य प्रकार की जो दालें आपको अभी दिखाया गया, इस दालों के इसकी जो वनस्पतियां होती हैं उसकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। बच्चों, जब बुआई करते हैं, बुआई करने के पहले ही बीजों पर, बुआई करने के पहले ही बीजों पर जो है, बुआई करने के पहले ही बीजों पर राइजोबियम युक्त द्रव या पाउडर, मतलब लिक्विड हो सकता है, जो बीज हैं बुआई करने के पहले बीजों पर राइजोबियम का द्रव या पाउडर का छिड़काव किया जाता है। और बुआई के बाद इस प्रकार से इसको छिड़का जाता है यहाँ पर, और फिर बाद से जो अंकुर होती हैं माध्यम से, जड़ों के माध्यम से वो जो राइजोबियम नामक जीवाणु पूरी ऊर्जा जो है इसको मिल जाती है। के अंदर भी किया जाता है, इसको हम कहते हैं बच्चों, लसीकरण कहते हैं। तो एक चीज यहाँ समझने वाली बात यह बच्चों कि बुआई के बाद भी राइजोबियम पौधों में प्रवेश किया जाता है, इसे ही राइजोबियम का टीकाकरण कहते हैं। प्रकार से इंसानों में टीका लगाया जाता है या लसीकरण कहते हैं, लस लगाया है, वैसे ही राइजोबियम नामक जीवाणु वनस्पतियों की जड़ों के अंतर्गत देते हैं और लसीकरण टीकाकरण कहते हैं। तो यहाँ अगली जानकारी में आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर जो है ये होता है, जड़ों पर गांठों में रहने वाले राइजोबियम, जड़ों पर, वनस्पतियों की जड़ों पर या गांठों में रहने वाले राइजोबियम उस पौधे को तथा अमीनो देते हैं, नाइट्रेट तथा अमीनो अम्ल देते हैं। और उसके बदले देखिए बच्चों यहाँ डेफिनेशन में सहजीवन क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जड़ों पर गांठों में रहने वाले राइजोबियम उस पौधे को नाइट्रेट तथा अमीनो अम्ल देते हैं। राइजोबियम क्या देते हैं? नाइट्रेट तथा अमीनो हैं। और उसके बदले वो लेते क्या हैं? उसके बदले पौधे से कार्बोज पदार्थ के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसे क्या लेते हैं? कार्बोज लेते हैं। और इस प्रकार का लेन देन जो है वनस्पतियों और इनके अंतर्गत राइजोबियम दोनों के बीच में चलते रहता है। ये वनस्पतियों को देते हैं नाइट्रेट तथा अमीनो अम्ल और उसके बदले लेते हैं कार्बोज पदार्थ। तो ये तो लेन देन है वो चलते रहता है और इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम सहजीवन कहते हैं। तो बच्चों ये जो राइजोबियम है जिसको आपने देखा कि राइजोबियम चलने की वजह से फायदा क्या होता है? इससे जो भूमि होती है, जो जमीन होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, जमीन की स्थिति जो है वो सुधरती है, रासायनिक खादों का उपयोग कम हो जाता है। राइजोबियम के फायदे क्या हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु के फायदे ये हैं कि जहां पर ज्यादा रासायनिक खाद लगती है वहां पर उसका उत्पादन कम हो जाता है, खाद कम लगेगी। और राइजोबियम के कारण अलग से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना पड़ता है। राइजोबियम के कारण अलग से रासायनिक खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करना पड़ता है। इससे खादों के लिए जो खर्चा आता है वो कम हो जाता है। खादों के लिए जो खर्चा कम हो जाने की वजह से किसानों को क्या होता है? फायदा होता है। तो किसानों को फायदा होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइजोबियम जो है यह एक उपयुक्त जीवाणु है। तो बच्चों के पहले आपने देखा कि लैक्टोबैसिलाई उपयोगी जीवाणु है। राइजोबियम जो है ये वनस्पतियों की जड़ों में पाया जाता है, ये भी क्या है?
उपयुक्त किंवा उपयोगी जीवाणु है। अब बच्चों आते हैं अपने तीसरे जीवाणु की तरफ जो कि लाभकारी है, वो है कीड़व। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो चम्मच के अंदर, बच्चों आप जो चम्मच के अंदर देख रहे हो बच्चों, इसी चीज को हम कहते हैं कीड़व। कीड़व बोलिए या ईस्ट बोलिए। और असली में ईस्ट कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, असली ईस्ट कैसे देखिए आप पर। हाँ, आज आपके लिए मैं असली का ईस्ट आपको दिखा देना चाहता हूँ कैसे है, कैसे आप इसको देख सकते हो। देखो बच्चों, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त प्लास्टिक की थैली के अंदर ये जो पड़ा हुआ है लगभग दानेदार जैसा जो आकार आप देख रहे हो, ये देखिए इस तरह से यही क्या है, ईस्ट है। इसी को हम ईस्ट कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ईस्ट क्या होता है। ईस्ट को भी जो है हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। ये भी कीड़वन का ही एक प्रकार है। अपना पोषण करते समय कीड़व कोशिकाएं जो हैं अपना पोषण करते समय ईस्ट को जिस विलयन में हम मिलाते हैं, कार्बोज पदार्थों का रूपांतरण अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो जाता है। मतलब जिसके अंतर्गत हम ईस्ट को मिलाते हैं, ईस्ट को जिसमें मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोज पदार्थों का जो रूपांतरण होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, अब जैसे कि आपको इडली बनाना है तो इडली फूक जाती है, उसके अंतर्गत भी हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। वो जो रात को भिगा देते हैं, सुबह जो फूक जाती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीड़वन कहलाती है। और कीड़वन में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रूपांतरण होता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या तो कीड़वन नाम की प्रक्रिया कहते हैं। मार्केट में आपको ईस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है कि जैसे कि आपको ओरिजिनल ईस्ट दिखाया, स्लाइड के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसका जो उपयोग है, स्लाइड में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ईस्ट का जो उपयोग है यहाँ पर आप देख सकते हो के लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आपने ईस्ट देखा। ईस्ट के बाद उस ईस्ट का उपयोग करके बच्चों ये ब्रेड जो पाव दिख रहा है जिसको डबल रोटी कहते हैं, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और इसके बगल में आप क्या देख रहे हो बच्चों, इडली, करेक्ट। तो ये इडली है, उसके अंतर्गत भी ईस्ट का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी इडली बनाने का जो प्रोसीजर है उसको आप देख सकते हैं। और ये जो बॉटल के अंदर रखा हुआ है ना बच्चों, मार्केट में जब आप ईस्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो इस तरह से बॉटल में मिलेगा, या तो सूखा मिलेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है एक्टिव ड्राई ईस्ट, इसी चीज को मिलाया जाता है। बेकरी वाले इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पर अपने इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार ईस्ट का उपयोग करके ये जो आटा लिया गया है, आटे को गूंदना है, उसे मिलाना है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो पाव बनाने के लिए भी हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। यहाँ देखो ये ब्रेड है, तो ये ईस्ट जो होता है ना वो कवक वर्ग के अंतर्गत आता है, वो कवक वर्गीय के अंतर्गत आता है। ये भी बच्चों जो आप देख रहे हो ना, ये भी ईस्ट ही है, बट वो पाउडर के रूप में दिख रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईस्ट का उपयोग क्या क्या हुआ, ईस्ट का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ईस्ट का जो उपयोग है बच्चों, हम लोग ब्रेड के अंदर करते हैं, पाव रोटी बनाने के लिए करते हैं, बटर बनाने में किया जाता है, टोस्ट बनाने में किया जाता है, और बनाने में, इडली बनाने, डोसा बनाने में, डबल रोटी बनाने में, ये चीजें तैयार करने के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये सब चीजें बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने अभी बच्चों देखा यहाँ पर। तो अब तक
अब तक बच्चों देखिए आप लोगों ने लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त किए, फिर उसके बाद राइजोबियम नामक जीवाणु के बारे में जानकारी आपने प्राप्त किया, कीट या ईस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन रखा हूं बच्चों कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। 3 जीव में से वो जीव कहीं ना कहीं उपयोगी होंगे। जैसे पहला है दही, तो दही के अंतर्गत बच्चों आपको क्या बताया गया, कौन सा जीवाणु पाया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह से पदार्थों के नाम दिए रहेंगे और आपको खाली नाम बताना हो। तो बच्चों जो दही है इसमें हम कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, तो बैसिलाई, दही में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में अभी अभी आपने देखा ईस्ट या किण्व का उपयोग किया जाता है। फिर होता है दाल, जो प्रकृति किस प्रकार पड़ी थी जीवाणु पाया जाता है। तो तीनों हो उसमें से इसका क्या आंसर होना चाहिए, पौधों की जड़ों गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यहीं पर आप एक चीज देख सकते हो, इडली, अभी इसके पहले वाली स्लाइड में आपने देखा इडली बनाने के लिए भी ईस्ट या किण्व का उपयोग किया जाता है। एक चीज और आपको बता देता हूं बच्चों कि अगर कोई आलू है वो खराब हो गई है, सड़ गई है, गल गई है और उससे बदबू आ रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, खराब हो चुकी आलू की सब्जी। आलू की सब्जी है जो कि खराब हो चुकी है, तो उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव जो है वो पाया जाता है जिसकी वजह से आलू बदबू मारने लगती है, खराब हो चुकी आलू की सब्जी। तो आपको बच्चों 3 प्रकार के जो जीवाणु बताए गए थे वो तीनों प्रकार के जीवाणु लाभकारी हैं, फायदेमंद हैं, वो नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार का जीवाणु आपको जो नुकसान देता है। की स्लाइड में आपने देखा क्या नाम था उसका बच्चों, क्लॉस्ट्रीडियम, उसका नाम था क्लॉस्ट्रीडियम। इस स्लाइड में डोसा भी देखा, तो से देख सकते हैं कि किस प्रकार से फायदेमंद है और नुकसानदेह है। तो बच्चों उम्मीद के अंतर्गत काफी जानकारियां ग्रहण की होंगी। प्रकार के जो जीवाणु हैं इसका हम अपने लेक्चर को यहाँ पर विराम देते हुए आपके लिए मैंने एक होमवर्क रखा है बच्चों, स्लाइड के ऊपर देख सकते हो कि